हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2B और उसका लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो आपका क्वेश्चन इस टाइप से है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। सो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, आपको सोल्व करना है 9 × 15 को। अब वैसे तो आप चाहो तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब आंसर तो आपका सेम निकल आएगा, लेकिन हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है, ये कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है। सबसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर को उसके नियरेस्ट टेंस या थाउजेंड्स में हम उसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो यानी कि देखिए 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 लिखा जा सकता है 9 को। तो हम क्या लिखेंगे, 9 की जगह पे हम लिख लेंगे 10 - 1 × 5, राइट। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर साइन किसका है, सब्ट्रैक्शन का। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ भी होगी, देन माइनस फिर 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगी, राइट। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है आपने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सोल्व कर दो सिंपल। 5 × 10 = 50 माइनस, वेट, it is 15 not 5, so you have to multiply with 15. So 15 × 10 = 150 and minus 15 × 1 = 15. So 150 minus 15 ये आ जाएगा आपका 135, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर। तो सिंपल हमें क्या करना है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको मल्टीप्लिकेशन सोल्व करनी है और आपको 2 ही मल्टीप्लायर दिए गए हैं, सो इन दैट केस आप क्या करोगे, उनमें से किसी भी एक को उसके नज़दीकी टेंस या फिर हंड्रेड्स में आप लिख लोगे, डिवाइड कर लोगे उसको, और उसके बाद उसको आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहते हो तो इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ज़रूरी नहीं कि ये एकमात्र यही तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से सोल्व करने का। हम 9 × 15 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 9 × 15 के हम टुकड़े कर सकते हैं 10 + 5, और फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 10 हो जाएगा और 9 प्लस का साइन आएगा, फिर 9 × 5, राइट। क्योंकि प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है, साइड में आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लिख दो, या फिर चाहो तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि a × b + c = ab + ac। ओके। उसके बाद अब सिंपल सोल्व कर लो। 9 × 10 = 90 + 9 × 4 = 9 × 5 = 45, 90 + 45 = 135, that is your answer. So you will get the answer same in both cases. बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई आपको जो भी 2 टुकड़े किए हैं किसी भी एक मल्टीप्लायर के, उन दोनों के साथ जो बचा हुआ नंबर था उसकी मल्टीप्लाई करोगे। बीच में जो साइन प्लस का, अगर आपने उसके टुकड़े प्लस में किए हैं तो प्लस का, और माइनस में किए हैं तो माइनस आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को भी आप लिखना ज़रूरी है, वहाँ पर आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। सो दैट्स हाउ यू विल सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है आगे आपको, 82 × 103। सो हमें पता है कि किसके टुकड़े करना आसान रहेगा, 103 का, जो कि क्या क्या हो जाएंगे, 100 + 3, तो वही करेंगे हम। 82 × 100 + 3। नाउ आगे आप सिंपली सोल्व कर दो, 82 की 100 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 82 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, आगे उनको ऐड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व आप खुद करोगे कैलकुलेशन, अब तो इस तरीके से आप करोगे। अब जैसे कि नेक्स्ट है आपका
7 इंटू 124। सो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप? इसको लिखोगे 7 इंटू, आप चाहो तो 120 प्लस 4 लिख सकते हो, या फिर चाहो तो 100 प्लस 24 लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर? सो आगे इसको आप सोल्व करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है वो साइड में लिख करके आप दिखाओगे। हर क्वेश्चन में आप ऐसा लिखोगे और इसी स्टेप के सामने आप ऐसा लिखेंगे जिस स्टेप के सामने हमने यहाँ पर लिखा है। सो क्लियर? तो सिंपल, आई थिंक अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन करना आ गया है। जैसे कि उसमें क्या करते हैं हम, नॉर्मल चीज़ क्या है, जो भी दो मल्टीप्लायर आपको दिए गए हैं, मल्टीप्लायर क्या होते हैं आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि दो ऐसे मतलब ऐसे नंबर जिनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको मल्टीप्लायर बोला जाता है। सो जो भी मल्टीप्लायर्स हैं उनको जब उनमें से किसी भी एक को हम एडिशन या माइनस के रूप में लिखते हैं जिसमें एक जीरो हो कम से कम उसके तरीके से। जैसे कि यहाँ पे हमने 9 को क्या लिखा, 10 -1, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई भी ऐसा नंबर होता है 10, 20, 30, 40, 50 या 100 या 200, इस टाइप के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना क्या रहता है, आसान रहता है। तो इस वजह से हम नंबर को टुकड़ों में दो हिस्सों में बांट रहे हैं, अब वो चाहे एडिशन का है या फिर वो सब्ट्रैक्शन का है। क्लियर? सो नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है इस टाइप से कि 258 मल्टीप्लाई 1008। सो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? हमें पता है कि 1008 के दो टुकड़े करना आसान रहेगा बिल्कुल। 258 मल्टीप्लाई उसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 1000 प्लस 8। तो अब सिंपल सोल्व कर दो, 258 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई 8। तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। चाहो तो यहाँ पर इस पार्ट पे आकर के आप दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि 258 की जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप डायरेक्ट कर लो या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो आप 258 और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30। अब अगेन इसके ऊपर क्या लगा दो, एक प्रॉपर्टी लगा दो। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी? कैसे? अब आपके पास क्या है, 258 मल्टीप्लाई 8 है, तो बेटर क्या रहेगा, यहाँ पर आप क्या करो 258 को 58 रखो, मल्टीप्लाई 8 की जगह पे क्या लिख लो 10 -2। तो उस तरीके से आगे ये नंबर साथ के साथ में चलता रहेगा। यहाँ पर दोबारा से एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया, इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे, तीनों चीज़ों को लास्ट में जाके ऐड कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन बची है, वो आप कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओ, आप चाहो तो लगा सकते हो, वरना चाहो तो आप सीधा 258 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आता है वो लिख दो और फिर उन दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो ये आपकी इच्छा है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 2B इज़ नाउ ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अब हम उसमें डिस्कशन करेंगे कि डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है हमारा डिवीज़न ऑफ वोल नंबर्स। तो अब हम सीखेंगे डिवीज़न ऑफ वोल नंबर। अब क्या, डिवीज़न ऑफ वोल नंबर सीखने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है जब भी हम डिवीज़न के रूप में किसी नंबर को लिखते हैं। तो जैसे कि एक बार हम रिवाइज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के सीन में हमने क्या लिखा था, मान लीजिए कि 4 × 6 है तो उसको हमने 24 लिखा। तो वहीं आपको बताया गया था कि जो 4 और 6 यानी कि जिनका हम मल्टीप्लाई के रूप में दिखा रहे हैं वो क्या है, मल्टीप्लायर या फिर फैक्टर उनको बोला था। और जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आता है उसको हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट। ये आपने लास्ट जब हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था तो उस दौरान सीखा था। अब क्या है डिवीज़न। अब डिवीज़न में हम कैसे लिखते हैं, मतलब कुछ इस टाइप से लिखा जाता है 24 / 6 = 4, राइट। तो अब देखिए, तो यहाँ पर मतलब क्या है कि इस 24 को क्या बोलेंगे, डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा गया है उसको क्या बोलेंगे, और जो इक्वल टू के बाद जो नंबर लिखा गया है उसको क्या बोलेंगे। तो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में लिखा गया है, वो होता है डिविडेंड, और जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवीज़र, एंड
जो डिवाइड होने के बाद हमें मिल रहा है आंसर जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। क्लियर? तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि भाई जब भी हम कुछ किसी भी नंबर को इस टाइप से लिखते हैं कि a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी, यानी कि कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी सी। अब आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, जैसे ए और बी आपने अपनी मर्ज़ी से ले लिया तो उसका आंसर जो भी आएगा कुछ ना कुछ, जो परफेक्ट डिवाइड कर रहे हैं हम उस केस की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर यानी कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइडेंड, जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो डिवीज़र, और जिसको जो डिवाइड होने के बाद हमें आंसर मिल रहे हैं वो क्वोशिएंट। अब जैसे 24 डिवाइड बाई 6 है यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 24 डिवाइड बाई 6। सो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये हमने फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया, ये सिंपल जो डिवीज़न हम शो करते हैं उसके रूप में लिखा है। तो आपको ये चीज़ अभी बिल्कुल अच्छे से समझ लेनी है कि कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, कि डिवाइडिंग कौन सा होता है, डिवीज़र कौन सा होता है, और क्वोशिएंट क्या होता है। राइट? सो नेक्स्ट अभी क्या है, अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन को बोला था कि ये क्या है, रिपीटेड एडिशन है, कि अगर 4 को हमें 5 टाइम ऐड करना है तो हमने उस केस में बोल दिया था कि इससे बेटर है कि 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 5 के साथ, तो वो हमें आंसर मिल जाएगा। तो उसी तरीके से डिवीज़न क्या है, एग्जैक्टली जो मल्टीप्लिकेशन है उसका इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेशन क्या थी, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन थी, तो उसी तरीके से डिवीज़न क्या है, डिवीज़न जो है वो क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जब हमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो उसको डिवाइड भी करता है और वो उसी नंबर को हम बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 36 है और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 4 को 1 2 3 4 टाइम्स। सो यानी कि 36 में से हमने क्या किया, 4 को सब्ट्रैक्ट किया है कितने टाइम, 4 टाइम। तो आंसर क्या आएगा उस केस में, तो हमें पता है कि हम इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 डिवाइड बाई, नॉट 4 टाइम, हम इसको 9 टाइम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 6 7 8 एंड 9, तो हमें पता है कि हमें उस केस में आंसर कितना मिलेगा, 0। क्यों? क्योंकि जब 4 को हम 9 टाइम ऐड करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस वाले सभी ऐड होते हैं, साइन माइनस का रहेगा, 36 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आया कि 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9। तो हमें ये क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि जब भी हमने, जैसे कि 36 को हमने 4 से डिवाइड किया, हमें एग्जैक्ट आंसर 9 मिला, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमें 36 में से अगर सब्ट्रैक्ट करना है 4 को, तो कितने बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 9 टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर? उसी तरीके से जैसे 12 है, 12 को अगर 12 में से अगर हम 4 को 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है कि आंसर 0 आता है हमारा, क्योंकि 12 माइनस 4 कितना हुआ, 8 माइनस 4 4 एंड 4 माइनस 4 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि 12 में से अगर हमें 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो और 0 चाहिए उसके केस में आंसर, तो कितने टाइम करना पड़ेगा, 3 टाइम हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मतलब हमने नॉर्मली क्या सीखा इस बात से कि जो डिवीज़न होती है वो क्या होती है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है वहाँ पर। क्लियर? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को अगर वर्डिंग में लिखना चाहें तो 4 सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया हमने, 3 टाइम्स किया है, किस में से, फ्रॉम 12, तो उसके इसमें आंसर कितना आएगा, 0। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स देयर, हमने इसको कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है, 3 बार, 3 टाइम्स फ्रॉम किस में से, 12 में से, तो हमें आंसर कितना मिला उसके इसमें,
0। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। कौन सी प्रॉपर्टीज़? वही चारों प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस करते आ रहे हैं, 4 या 5 प्रॉपर्टी जो हम हर केस में डिस्कस की है हमने, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आपको पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें हमें क्या करना होता है, टू वूल नंबर लेंगे, क्योंकि वूल नंबर की बात कर रहे हैं। जिस भी चीज़ का डिस्कशन वहाँ पे हो रहा है, ऑपरेशन जो भी है, अब ऑपरेशन क्या है आपकी बार, हम डिवीज़न का जिक्र कर रहे हैं। सो वहाँ उनके बीच में क्या कौन सा साइन रखेंगे? डिवाइड का साइन रखेंगे। तो अगर हमने शुरू में 2 वूल नंबर लिए हैं तो उनको डिवाइड करने से हमें हर बार क्या मिलना चाहिए? वूल नंबर मिला तो हम बोलेंगे कि क्या है, वूल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि वूल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो मान लेते हैं कि कोई 2 नंबर है हमारे पास, जैसे कि 28 एंड 4। तो अगर हम डिवाइड करके देखें कि 28 डिवाइड बाई 4, तो हमें पता है कि इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा कितने के ऊपर? 7। तो यहाँ पर ये भी क्या था? वूल नंबर, ये भी वूल नंबर, और रिजल्ट भी हमें क्या मिल गया? वूल नंबर। लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल तो पर्याप्त नहीं है ये बोलने के लिए कि भाई इससे ये तो नहीं पता चलता ना हमें कि हम जो मर्जी नंबर अगर ले लेंगे तो हर केस में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो वूल नंबर मिलेगा। अगर हम यही माने कि 28 एंड 5 अगर लेकर चलें तो 28 डिवाइड बाई 5, तो जैसे ही आप 28 डिवाइड बाई 5 करोगे तो यानी कि आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। वहाँ पर डिवाइड करके देखोगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर कितना आया? 3। सो अब इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में। जब भी डिवाइड किया जाता है तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। जिससे डिवाइड किया है वो बिल्कुल नीचे। उसके बाद वूल नंबर के रूप में हम किसको लिखते हैं? जो हमारा क्यूसेंट आया है। और ऊपर क्या लिखते हैं? जो रिमाइंडर है। रिमाइंडर यानी कि जो लास्ट में बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। सो 5 वूल 3/5 हमें मिला, यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला ना। तो इसको जब आप सोल्व करोगे दोबारा से तो ये क्या हो जाएगा? 28 डिवाइड बाई 5। कैसे? 5 5 25 प्लस 3 इजिकल टू 28/5। सो यहाँ पर क्या हुआ? रिमाइंडर 0 नहीं हुआ ना इस केस में। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब हमें क्या मिला है? एक फ्रैक्शन मिली है। 28 डिवाइड बाई 5 तो एक क्या है? फ्रैक्शन है। या फिर अगर इसको पॉइंटों में आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? अब हम 0 उतारेंगे, कितना हुआ? 30। 0 उतारा तो उसके लिए पॉइंट लगेगा, और 5 6 ज़ा 30। लेकिन ये आंसर कितना आया? 5.6। क्या 5.6 एक वूल नंबर है? वूल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वूल नंबर हमने जब डिस्कस किया था तो उस केस में आपको बताया गया था कि कौन से होते हैं वूल नंबर, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। तो यानी कि या तो 5 एक वूल नंबर है या 6, उनके बीच के जो भी नंबर हैं वो उनको हम क्या नहीं बोल सकते? वूल नंबर नहीं बोल सकते। और 5.6 कहाँ पे आ रहा है? 5 एंड 6 के बीच में आ रहा है 5.6 कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये तो वूल नंबर नहीं हुआ। हमने वूल नंबर को कौन से नंबरों को वूल नंबर बोला था? जो काउंटिंग नंबर है इंक्लूडिंग 0। सो इन दैट केस हमें क्या मिला कि जब भी हमने कोई 2 नंबर लेकर के हम चले तो उस केस में जो हमें आंसर मिलेगा वो अगर वूल नंबर नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे कि वो डिवीज़न जो है वो क्या है? क्लोज्ड नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोज्ड प्रॉपर्टी कि आप दो नंबर ले, 2 ऐसे नंबर यानी कि जिनका आप जिक्र कर रहे हो। हमारा चैप्टर क्या है? वूल नंबर का। तो हम 2 वूल नंबर लेकर के चलेंगे। अब वो 2 वूल नंबर आप कोई भी मतलब कैसे भी वूल नंबर ले सकते हो, यानी कि बड़ा छोटा या कोई भी जो आपका मन करे, कैसे भी 2 वूल नंबर आप ले सकते हो। तो हर बार ऐसा करने से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं बच रहा ना रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं बचेगा तो इसका मतलब वो जो हमें क्यूसेंट मिला है वो क्या हो गया? वूल नंबर नहीं है, पॉइंटों में मिला है। सो
इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो वोल नंबर उसको फॉलो नहीं करते अंडर डिवीजन। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपकी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास दो नंबर होने चाहिए जिनका भी आप जिक्र कर रहे हो, तो उनको अगर उनकी हम पोजीशन चेंज कर दें, तो अगर पोजीशन चेंज करने के बाद आंसर सेम आ रहा है तो हम उनको कम्यूटेटिव बोलेंगे। उस ऑपरेशन के अंडर जो भी ऑपरेशन, जैसे कि हमने शुरू में एडिशन पे चेक किया, एडिशन ऑफ वोल नंबर क्या थी, कम्यूटेटिव थी, यानी कि a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें वो सेम आ रहा था। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने फिर चेक किया, तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या था, a माइनस बी और b माइनस ए जो दोनों के दोनों क्या थे, नॉट इक्वल टू आए थे, इक्वल नहीं आए थे वो हमारे। और मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रूव हो गया था कि भाई ए मल्टीप्लाई बी इक्वल आ रहा था b मल्टीप्लाई ए के। तो आइए आप चेक करते हैं डिवीज़न के केस में कि क्या a डिवाइड बाई बी इक्वल होता है b डिवाइड बाई ए के या फिर नहीं होता, ये हम चेक करेंगे। अभी हमें श्योर नहीं है, हम चेक करेंगे। मान लेते हैं कि a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 2 है, तो उस केस में a डिवाइड बाई बी कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 4, और b डिवाइड बाई a क्या आएगा, b की वैल्यू कितना है 2 डिवाइड बाई 8। अब 2 डिवाइड बाई 8 का क्या मतलब है कि 2 ऊपर है और 8 डेनोमिनेटर के रूप में है, तो ये कैंसिल होकर कितना आएगा 1/4। ये ध्यान से देखिएगा कि जब 1 न्यूमरेटर में होता है तो उसको लिखना आवश्यक होता है, जब 1 डेनोमिनेटर में होता है तो वो आपकी मर्जी है आप लिखो या ना लिखो, लेकिन यहाँ पर जब न्यूमरेटर में होता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1/4। ये 4 नहीं है, ये 1/4 का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट चीज़ के अगर 4 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा, तो यानी कि 4 एंड 1/4 तो इक्वल नहीं है। सो क्या हुआ कि a डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। वोल नंबर के लिए ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, वोल नंबर कॉम्यूटेटिव भी नहीं है अंडर डिवीजन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होती है वो क्या होती है, एसोसिएटिविटी। सो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हम क्या कहेंगे कि 3 हमारे पास इंटीजर वोल नंबर होने चाहिए a, b और c, और अगर हम उनको इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं कि शुरू में हमने ब्रैकेट पहले 2 पे लगाया हुआ है, लास्ट में हमने ब्रैकेट लास्ट 2 पे लगाया हुआ है, तो क्या वहाँ पर जो आंसर आएगा वो सेम आएगा या नहीं आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि a की वैल्यू है हमारी 10 और b की वैल्यू है, चलो a की वैल्यू 100 मान रहे हैं, b की वैल्यू हम 10 मान रहे हैं और c की वैल्यू जो है उसको 5 मान लेते हैं। सो इस केस में तो देखिएगा पहला जो हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो उसमें कैसे आएगा, राइट हैंड साइड क्या है a डिवाइड बाई बी ब्रैकेट के अंदर है डिवाइड बाई c है। सो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को शुरू में सोल्व करते हैं, सो जो कि क्या है a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, तो अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। a की वैल्यू क्या है 100 डिवाइड बाई b की वैल्यू 10 एंड डिवाइड बाई c की वैल्यू जो है वो 5। सो हमने क्योंकि पहले ब्रैकेट इधर लगी हुई है तो हमें ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। शुरू में ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे तो 100 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10, आगे डिवाइड में क्या बचा है 5, और 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो 2 आ गया। वहीं पे अगर हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड क्या है a डिवाइड बाई ब्रैकेट b डिवाइड बाई c। सो a की वैल्यू 100 डिवाइड बाई b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 5। सो इस केस में क्योंकि ब्रैकेट b और c पे है तो पहले उनको सोल्व करेंगे। 10 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 2, और 100 डिवाइड बाई 2 अब कितना हो गया 50। तो देखिए जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, यानी कि किसको सोल्व किया a डिवाइड बाई बी ब्रैकेट a और b के ऊपर था डिवाइड बाई c,
तो आंसर आया था 2। और जब हमने राइट हैंड साइड यानी कि a डिवाइड बाई ब्रैकेट b डिवाइड बाई c को सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 50। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, नॉट इक्वल हैं, और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वूल नंबर अंडर डिवीजन क्या होगी, फॉल्स है। यानी कि क्या है, वूल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो यानी कि अगर जैसे पिछले पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों को आवश्यकता पड़ी थी जब किस चीज़ की, मल्टीप्लिकेशन जब हम सोल्व कर रहे थे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो उसको हम अपनी मर्ज़ी से या तो हम ऐसे लिख पा रहे थे या फिर उसको हम अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से लिख देते थे, राइट। बट अब डिवीज़न के केस में हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे। डिवीज़न के केस में जैसा उन्होंने दिया होगा वैसे का वैसा हमें रखना पड़ेगा। तो हम अपनी मर्ज़ी से ब्रैकेट को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या कहती है कि जब भी आप किसी भी वूल नंबर को डिवाइड करते हो किसके साथ, 1 के साथ, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, एग्जैक्टली वही वूल नंबर। मान लीजिए कि 20 है, 20 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 20 आएगा। उसी तरीके से 35 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 35 ही आएगा। उसी तरीके से आप कोई भी नंबर लेके चलोगे, अगर मान लीजिए 1000 को भी 1 से डिवाइड कर रहे हो, उस केस में भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 1000। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ए कोई वूल नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए, जो कि वूल नंबर हम ले करके चले थे। इसीलिए हम 1 को हम क्या बोलेंगे, 1 इज़ डिविजिबल आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी नंबर इन डिवीज़न। ठीक है, 1 इज़ आइडेंटिटी नंबर इन डिवीज़न। और साथ में 1 किसकी आइडेंटिटी थी, कौन सी सब ऑपरेशन के अंडर, सब्ट्रैक्शन में थी क्या भाई। अगर किसी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं वही नंबर आ रहा था, बिल्कुल नहीं। एडिशन में थी, नहीं। मल्टीप्लिकेशन में, यस। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अगर हम सिर्फ किसकी बात करें, अगर हम सिर्फ एडिटिव या आइडेंटिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमने सीखा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो आइडेंटिटी आ रही है वो क्या थी, 0 थी। और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी हमें मिल रही है वो क्या है, 1 है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या कहती है, अगर हम किसी नंबर को, किसी भी वूल नंबर को 0 के साथ हम डिवाइड करते हैं, सो प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या कहती है, मान लीजिए यही कि 20 को हम 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। क्या किसी को पता है कि 20 को 0 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 20 को 0 से, या फिर 20 को छोड़िए कि कोई भी अगर नंबर है उसको अगर हमें 0 से डिवाइड करना है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन या नॉट डेफिनेट, यानी कि उसका कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि a/0 को हम कैसे लिखेंगे, अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो a/0, तो ये क्या है, इस तरीके से कोई फ्रैक्शन नहीं होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 होता है तो, या फिर 0 जब किसके रूप में आता है, डिवीज़र के रूप में 0 आता है, तो उस केस में आपका रिजल्ट, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, नॉट डिफाइन आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा अगर हम बात करें कि 0 डिवाइड बाई कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर चाहे वो 7 है या 9 है या 1000 है या कुछ भी है, तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि 0 को अगर आप किसी भी नंबर से भाग करते हो, किसी भी नंबर से, तो आपका आंसर 0 आएगा। और इसका उल्टा अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो उस केस में आपका आंसर नॉट डिफाइन, यानी कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो आंसर 0 आएगा, लेकिन किसी भी नंबर को जब 0 डिवाइड करेगा तो उस केस में हमारा आंसर आपको मतलब नॉट डिफाइन मिलेगा, यानी कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। क्लियर। सो दैट्स इट, प्रॉपर्टीज आपकी हो गई हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक चीज़ सीखनी है कि अगर 3 जगह पे डिवीज़न लगी हुई है तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे, या 2 जगह पे डिवीज़न लगी हुई है तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 2C जो क्या कहती है,
आपको सिंपल यहाँ पे डिवीज़न वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 5973 डिवाइड बाई 1। तो अभी आपने सीखा है प्रॉपर्टी ऑफ 1 कि जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, एग्जैक्टली वही नंबर मिलते हैं। तो जब हम 5973 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में भी आंसर क्या मिल जाएगा, 5973। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक कि 0 डिवाइड बाई 675। तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप। अब अभी यहाँ पे बताया है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में कि जब भी जीरो कहाँ पे आता है, जीरो किसके रूप में है, अगर जीरो डिवाइडेंड के रूप में है तो आपका आंसर हर बार क्या आएगा, जीरो। यानी कि अगर जीरो को हमें डिवाइड करना है और इसका उल्टा, यानी कि मान लीजिए कहीं पे अगर आपको दिया हुआ है कि 123 डिवाइड बाई 0, तो यानी कि इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, कहाँ पे, जब जीरो किसके रूप में है, डिवीजर के रूप में है, तो उस केस में आपका आंसर क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन। क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन, यानी कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। क्लियर। तो इन दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस अच्छे से समझ लो। यहाँ पे जब हमने प्रॉपर्टी ऑफ जीरो डिस्कस किया था तो उस स्टेप को आप दोबारा से जाके या बैक करके वीडियो लेक्चर को दोबारा से ये सुन सकते हो कि कैसे हमने इस चीज़ को क्या डिस्कस किया था यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि 9087 डिवाइड बाई 9087, यानी कि जब जितना डेनोमिनेट जो क्या है डिवाइडेंड है वही अगर क्या है डिवीज़र है, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, और ऊपर और नीचे अगर सेम होता है तो आंसर कितना आता है, 1। तो इस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जहाँ पर 3 चीज़ें इकट्ठी आ गई तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस टाइप से है 100 माइनस 593 डिवाइड बाई 593। सो रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट जहाँ कहीं भी दे रखी है उस ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे। स्पेशली इन केस ऑफ डिवीज, या जहाँ पर 2 साइन इकट्ठे आ जाते हैं ना, दो, जैसे कि यहाँ पर क्या डिवीजन और माइनस 2 ऑपरेशन इकट्ठी लग रही है एक ही क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में रूल जो लगता है वो क्या होता है कि आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर चाहे एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो साइड में तो लिखोगे कि क्या ऑपरेट, किसके ऊपर ऑपरेट हम कर रहे हैं, ब्रैकेट के ऊपर, तो ब्रैकेट का साइन वहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता आंसर कितना आता है 1, और 100 माइनस 1 कितना हो गया 99। उसी टाइप से अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन जो है आपका वो अगर इस टाइप से है कि 2345 डिवाइड बाई 2345, तो क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट है क्वेश्चन में तो आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ लिखना ज़रूरी है। सो अब क्या है, सेम नंबर यहाँ पर है और उसको सेम नंबर से, मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कितना आता है 1। सो जब, और अब दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी लग जाएगी 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या थी कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, एग्जैक्टली वही नंबर। सो सिंपल, यानी कि क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। जब अगर आपने जो चैप्टर शुरू होने से पहले जो भी हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, अगर वो आप ध्यान से पढ़ चुके हो तो आपको आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से दे रखा है कि 0 डिवाइड बाई दैट 880, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, सॉरी, डिवाइड बाई 880। तो उसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना है, ब्रैकेट के अलावा जो चीज़ें हमको एज इट इज़ लिखेंगे। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा, और
प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में हमने सीखा है कि जीरो को जब भी हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो आता है। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और जो क्वेश्चन है आपका वो है 790 माइनस 790 ब्रैकेट डिवाइड बाई 790 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर भी ब्रैकेट। अब दो जगह अगर ब्रैकेट लगा है तो पहले दोनों ब्रैकेट को हम अलग अलग से सोल्व करेंगे, मतलब इसको भी सोल्व कर लेंगे और इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 डिवाइड बाई साइन जो है वो रखिए 790 को 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड का मतलब रूल हमने सीखा था कि जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, एग्जैक्टली वही नंबर आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 790 और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी लग जाएगी, 0, जो कि क्या कहती है अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0। क्लियर? तो इस टाइप से आपको आज का जो होमवर्क है वहाँ पे सिंपल फोकस करना है। पूरे चैप्टर में आपको क्या सिखाया गया है लेक्चर के दौरान, इस लेक्चर के दौरान उन चीज़ों को अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है। उसके बाद होमवर्क बहुत छोटा सा है, एक ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। उसके कुछ ज़्यादातर पार्ट में सोल्व करवा चुका हूँ, तो बचे हुए जो पार्ट है वो आप खुद सोल्व कर लोगे और जो ये पार्ट मैंने सोल्व करवा दिए हैं ये भी आप फिर कॉपी में अपने आप करोगे। एक बात का ध्यान रखोगे कि जो स्टेप वाइज होना चाहिए क्वेश्चन, अगर और कोई भी वर्ड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए, खुला खुला और साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन का एक पार्ट समाप्त होता है तो उसके बाद एक लाइन छोड़ करके उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप वहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट लाइन में आप नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करोगे। सो यू हैव टू डू only one question as your homework. So that's it for today. Bye bye student, see you again tomorrow.